ये बात साफ है, ये आस्तीने साफ है। नाअहल क्यों किया, नवाज शरीफ का रियासती इदारों से सवाल। जीटी रोड पर मोटरवे की स्पीड रैली प्लान में अचानक तब्दीली के पीछे क्या है? आपने मुझे इस्लामाबाद भिजवाया और इस्लामाबाद वालों ने मुझे घर भेजा है। विफाक का एहतसाबी कानून नहीं चलेगा, सूबा सिंध की सियासत में तल्खियां। नाजरीन, तीन मुख्तलिफ जमातें, तीन नजरिए लिए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब और मैं इस्लामाबाद स्टूडियो से आपके सामने हाजिर हैं। दूसरा दिन है मियां नवाज शरीफ साहब की रैलीज का। रैली बड़े एक धुआंधार तरीके से शुरू हुई और जिस धुआंधार तरीके से शुरू हुई उसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है और अब तो हम डॉक्टर साहब से डरते हैं कि कहीं हम कुछ कह बैठे तो वो हमसे नाराज ना हो जाए। नाराजगी। और आज रैली पहुंची, मियां नवाज शरीफ साहब उसकी क़यादत करते बड़ी तेजी से बीच में कई जगह पर मुकामात पर जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके खिताबात होंगे, क्राउड्स को एड्रेस करेंगे, बड़ी तेजी से वहां से गुजरे। चौधरी निसार साहब का भी बीच में हल्का आया। रवात, कलर, चौधरी निसार साहब की गैर मौजूदगी आज सारा दिन मीडिया पे ज़ेरे बहस रही। उसके बाद मियां साहब पहुंचे जेलम और वहां पर खूब गरजे बरसे और एक क्राउड, बहरहाल एक डिसेंट क्राउड हम कह सकते हैं कि वहां पर मौजूद था। अपनी तकरीर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी हुकूमत की जो 4 साल की जो काविशें थी, जो उन्होंने तरक्की की मंजिलें पाकिस्तान ने उनकी ज़ेर क़यादत तय की, उनको उन्होंने गिनवाया और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों से हल्फ लिया और उन्होंने कहा कि मेरे एजेंडे पे मेरे साथ चलोगे, मैं वज़ीर आज़म दोबारा नहीं बनना चाहता आपके पास, मैं बहाल होने के लिए नहीं आया, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या मेरा साथ दोगे, मेरे एजेंडे पे मेरे साथ चलोगे। तो इन सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो नुमाइंदे हैं सलीम हैदर साहब जो इस वक्त जेहलम में मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि अभी एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या, जेहलम में क्राउड कैसा था, जेहलम की तकरीर को वहां के लोगों ने कैसा लिया और अभी क्या सूरत हाल है। तो सलमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जी सलमान साहब, बताइएगा कि फिर अब इस वक्त रैली की इख्तिताम के बाद वहां पर जेहलम में क्या सूरत हाल है, क्राउड कैसा था, रिसेप्टिव था और उन्होंने मियां साहब की तकरीर को कैसे लिया और इस वक्त मियां साहब क्या कर रहे हैं? मैं इसकी हल्की सी रैली के साथ पिछले 2 रोज़ से मैं हूँ और इसको कवर कर रहा हूँ। तो जिस तरह स्पीड दिखाई थी पंजाब हाउस रावलपिंडी से, उस स्पीड के बाद अंदाज़ा ये हो रहा था कि शायद लाहौर की तरफ निकल पड़े, लेकिन नहायत ही इम्प्रेसिव क्राउड था दीना के अंदर और हम इम्प्रेस हुए तो जारी बात है मियाँ साहब भी इम्प्रेस हुए, जिसके बाद उन्होंने वहाँ खिताब किया। उसका बाद एक अच्छा पावर शो था जेहलम में, 2 MNAs और 4 MPs का वो टारगेट था, उन्हें वहाँ क्राउड इकट्ठा करना था। बीच जीटी रोड में वो स्टेज लगा और मियाँ साहब ने ना सिर्फ खूब खिताब किया, काफ़ी गर्म भी नज़र आए, जैसे कि आपने बताया कि आवाम से उन्होंने ओथ भी लिया और साथ साथ ये कहा कि वो आवाम पूछें जजों से कि 5 मोहतरम जजों ने हमें क्यों नाअहल किया, ऐसा गुनाह जिसका जो हमने किया ही नहीं। उसके बाद ये रैली का प्लान आगे बनता रहा और अब जेहलम में एक प्राइवेट होटल है जहां इस वक्त स्टे है। रैली के शुरका तो खैर डिस्पर्स हो गए हैं क्योंकि काफ़ी हद तक हमने जो इधर पूछा कि कुछ ऐसे मकामात है जिस तरह आपने चौधरी निसार के हल्के से मुतालिक बताया कि वहाँ लोगों की इतनी रिप्रेजेंटेशन सड़क पे नहीं थी कि मियाँ साहब वहाँ रुकते। वजह ये थी कि कल का जो पंजाब हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हाउस रावलपिंडी के अंदर मियाँ साहब का शिफ्ट होना वो काफ़ी बड़ा एक सेटबैक रहा इन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग पिंड दादन खान जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है वहाँ तक से लोग भी आए हुए थे जो पूरी रात इधर स्टे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रिहाइश का कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन मामला अब इसके बाद शुरू होगा। सुबह 10 बजे की अनाउंसमेंट है, आज 11 बजे की थी, 12 बजे के लिए हैं और सुबह 10 बजे की अनाउंसमेंट है कि यहाँ से ये काफिला निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर्स और MNAs इस वक्त अंदर मौजूद हैं, मुशावरतें भी हो रही हैं, पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चला जा रहा है। सलमान, ये बताइएगा कि जो क्राउड था जिस वक्त मियां साहब तकरीर कर रहे थे, क्या क्राउड उस वक्त रिसेप्टिव था और जिस तरह वो उनसे हल्फ ले रहे थे, क्या दिलो जान से क्राउड उनको उस हल्फ में उनका साथ दे रहा था?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल जेलम में हमने देखा कि क्राउड उनका साथ दे रहा था, क्राउड बहुत चार्ज नजर आ रहा था, क्योंकि स्टेज सेक्रेटरी बता रहे थे कि वो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। राजा फारूक यही हैदर वजह साहब है भी कि साथ मियां साहब का थे। खिताब भी काफी जोशीला था। सलमान राजा फारूक हैदर साहब भी साथ थे। आज नहीं, राजा फारूक हैदर साहब तो नहीं साथ थे, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन जरूर साथ थी। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला साहब इस्लामाबाद तक आए थे, और उसके बाद उनकी रिप्रेजेंटेशन अभी कुछ देर पहले भी उनके जो एडवाइजर्स और गिलगित बल्तिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन थी, काफी तादाद में जो लोग थे जो गिलगित बल्तिस्तान से चल के आए, वो इधर जेहलम तक तो पहुंचे। उनका ये कहना है हम लाहौर तक जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब पिंडी से रैली चली तो उसमें कितनी गाड़ियां थी तकरीबन, और कितने लोग थे जो मियां साहब के साथ पहुंचे? दीना फवाद भाई, मैं गाड़ियां तो आपको काउंट फॉर करके बता सकता हूं कि ऑलमोस्ट 150 थी। वजीर इत्तलात हूं नहीं कि पब्लिक गिन के बता सकूं, तो ये अंदाजा ही है कि कितने होंगे, लेकिन 150 के करीब गाड़ियां थी, जिसमें प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी, मिनिस्टर्स की गाड़ियां थी। अच्छा, अब मियां साहब कल जो है वो गुजरांवाला रुकेंगे? डॉक्टर साहब, गुजरांवाला रुकेंगे? कल गुजरांवाला रुक रहे हैं सलमान, आपकी भी यही इत्तला है? हाँ, इतलात गुजरांवाला से पहले गुजरात की भी है, वहां भी एक स्टेज लगा हुआ है कि शायद वो वहां प्रोबेबली खिताब करेंगे। अभी तक जितने अंदाजे हमारे चैनल के तरफ से आए हैं वो तो तमाम बिल्कुल सही हैं। जेहलम का स्टे कहा था, कल का कहा था, बना। रावलपिंडी से आगे कल नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। पंजाब हाउस रावलपिंडी में उन्होंने स्टे किया। अभी भी गालिब इम्कान यही है कि गुजरांवाला में वो पावर शो करेंगे, उसी तरह जिस तरह शेख रशीद साहब के हल्के में किया था, क्योंकि गुजरात में परवेज इलाही साहब हैं, जिस तरह पिंडी में शेख रशीद साहब हैं, वहां शो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सलमान। तो बड़ी तकरीरें की मियां हाँ, साहब तकरीरों ने। की तरफ जरा चलते हैं। वैसे उनके शॉट्स हम पहले सुन लें और फिर उसके बाद ये बता दूं कि यहाँ पर जो जेहलम में एक ये जंक्शन है जहाँ पर आपको पता है कि गुजरात का और मीरपुर का बनता है, सो आजाद कश्मीर की बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन थी। आज मुबारक हो आपको। राजा फारूक हैदर साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब से भी बढ़ के एफर्ट किए। देखिए, मुझे जो है ना, असल में जेलम के अंदर जो जज्बा देखने में मेरा, आप गए नहीं, प्रोग्राम यह था कि आप रात को वहां पर फवाद साहब के पास करेंगे। चौधरी निसार साहब की तरह ये भी नहीं कमर में भी दर्द था। अच्छा, नहीं रखने दिया, नहीं रखा। अच्छा, इस वजह से आप नहीं गए? मैं इस दुख में नहीं गया कि इन्होंने रखा नहीं, ऑफर नहीं किया। मैं रात तक इंतजार करता रहा कि फोन आएगा, आप जेलम जा रहे हैं। तमाम मीडिया वालों को कहा है, आज मीडिया वालों को हमें भी रखते, हमें कहते भाई हमने खास इंतजार। पहले नवाज शरीफ साहब ने जो पिंडी में खिताब किया, काफी बातें की, अब उनके वो जरा शॉट सुना दीजिए हमें। आप वोट दे के हुकूमत चुनते हैं, आप वोट दे के वज़ीर आज़म को बनाते हैं। क्या किसी को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो एक सेकंड में उस हुकूमत को और वज़ीर आज़म को घर भिजवा दे? ये जो धरने वाले, और आज फिर वो मौलवी साहब फिर पाकिस्तान पहुंच गए, कहां से आ जाते हैं? ये कनाडा, जिंदगी कनाडा में गुजारते हैं बड़ी ऐशो इशरत के साथ, और पाकिस्तान में कमाई का नुस्खा लेके यहां पर आ जाते हैं। और आपको मालूम है कि धरने वाले और ये मौलवी साहब जो हैं, ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश। और अब जरा मेरे ख्याल से वो जेलम वाला शॉट भी हमें दिखा दें कि जेलम में आज, हाँ, 1 साल में हर वज़ीर आज़म घर चला गया, और डिक्टेटरों ने यहाँ 10-10 साल हुकूमतें की हैं, 10-10 साल। जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा देते हैं, आइन को वो तोड़ते हैं, कानून को वो तोड़ते हैं, और फिर हमारे वो जज ऐसे डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मुशर्रफ साहब, आपने कमाल कर दिया, आपने नवाज शरीफ को निकाल तो दिया। जजेस पे बड़ा बरसे आज मियां साहब, डॉक्टर साहब। हाँ, मैं समझता हूँ जी कि जजेस के ऊपर उन्होंने एक तरह से जो फैसला आया है, जिसकी तफसीलात हम रोज उसमें जाते हैं, आज नहीं जाएंगे, उस फैसले के ऊपर एक तरह से उन्होंने पब्लिक अग्रीमेंट का रेफरेंडम करवाया है कि आप अग्री करते हैं, आप सहमत हैं इससे, और लोगों ने बरमला कहा है कि हम इससे अग्री नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि अदालत का फैसले पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा या नहीं किया गया, या आने वाले फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा, सब पे किया जाएगा, लेकिन तारीख तो रकम होगी। ये लोगों से तो पूछा जाएगा कि आप इससे अग्री करते हैं या नहीं, तो ये हम करते चले जाएंगे। लेकिन एक दफा फैसलों के ऊपर मियां साहब का हमेशा से ये तबसरा नहीं था। हाँ, पहले और हुआ करते थे। जरा हमें वो अब जो गिलानी साहब वाला शॉट है वो एक दफा जरा सुना दीजिए, और फिर उसके बाद हम दोबारा गुफ्तगू करें। यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे,
और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। मैं अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार कर दें। आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। यानी उस वक्त आप ठीक थे? नहीं, उस वक्त भी ठीक थे और अब भी ठीक। नहीं, मैं बताता हूं। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कहा घर जाओ, उसी तरह वो घर जा रहे हैं। अदालत ने कहा घर जाओ, उन्होंने उनका फैसला तस्लीम किया, गाड़ी में बैठे घर जा रहे हैं। अब मोतरज आप इस बात पे कि घर क्यों जा रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि मैंने फैसला मान के उस पर अमल दरामद करवा दिया, मैं उससे एग्री नहीं करता। जो स्कैंडलाइज कर रहे हैं आप कोर्ट को, आप जो मर्जी कहें। मैं लोगों से पूछता हूं कि मेरे साथ जब मैं कहता हूं कि मैं इससे एग्री नहीं करता तो आप क्या कहते हैं? और आज सबने हाथ उठा के कहा हम भी एग्री नहीं करते। 3-4 हजार लोगों ने कहा। आपके ख्याल में 3-4 हजार थे तो 3-4 हजार होंगे। आपके अभी आपने वो रिपोर्टर अपने देखे हैं, लोगों को तस्वीरें दिखाई हैं और लोग आज सारा दिन तस्वीर देखते रहे हैं। मुझे तो लगता है 300-400 थे, लेकिन चलिए आपकी मेहरबानी है कि 3-4 हजार थे जेहलम में। जितने भी थे चौधरी साहब थे जेहलम में, मीरपुर वाले थे लेकिन थे जेहलम में। लेकिन डॉक्टर साहब अब मुझे ये जरा समझाइए कि अब आपका जो नैरेटिव है, जो बयानिया इस वक्त आप लेके लोगों के पास अवाम में आप जा रहे हैं, पहली चीज तो ये कि उसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है जो आपका अर्लियर स्टांस था, वो उसमें तो कोई दो आरा नहीं है। नहीं, लेकिन आपका जो इस वक्त जो बयानिया है, उस बयानिया की जो बुनियाद आपने रखी है, उस बुनियाद में ये चीज आपने शामिल की है कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में जजों ने तो सिर्फ फैसला सुनाया, लिखा कहीं और गया। और अब ये 5 जो जज है, इन्होंने आप अवाम की वोटों की पर्ची को एक फैसले के जरिए 5 मिनट में फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। अब गुजारिश ये, क्या आप ये समझते हैं कि जमहूरियत का मतलब ये है, वोटें लेने का मतलब ये है कि आप एक दफा हुकूमत में आ जाए तो आप सयाह सफेद के मालिक हो जाए, कोई आपसे पूछताछ ना हो, और अगर आप पे कोई भी इल्जाम लगे तो उसके नतीजे में अगर एक अदलिया फैसला करके आपको निकाले तो आप उसको भी कहें कि हम उससे सहमत नहीं है? देखिए खोके साहब, 2 घड़ी को मान लेते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं ठीक है, जस्ट टू ह्यूमर अस ईच अदर, मान लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि 17 जो वज़राए आज़म जिनको घर भेजा गया, जिनमें से एक भी अपनी आईनी मियाद पूरी नहीं कर सका, उनमें से ये वाले वजीर आज़म को सही भेजा गया। मगर बाकियों के साथ क्या हुआ? तो उनको सवाल भेजने में आप शामिल थे साजिश? मैं उस तरफ ही आता हूं, उस तरफ भी आता हूं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं उसमें आता हूं। लेकिन पहली बात तो यह है कि हमें किसी ना किसी वक्त रुक के सोचना होगा कि आखिर इस मुल्क में क्या हो रहा है जिसकी वजह से एक भी वजीर आजम जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता। कभी उसको अदलिया भेज देती है घर, कभी उसको कोई डिक्टेटर भेज देता है घर। और 58(2)B के तहत आपने देखा कि सदर ने भी 2-3-4 हुकूमतें उल्टाई, आपकी भी हमारी भी। तो एक जो बड़ी बात इस वक्त हो रही है, जो लोगों से वोट लिया जा रहा है, जो लोगों के सामने चीज लाई जा रही है, वो यही बात है जो मैंने आपके सामने पेश की है कि इस मुल्क के अंदर कुछ कानून के अंदर, कुछ आइन के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसका सदेबाब करना जरूरी है। और अगर हम उसका सदेबाब नहीं करेंगे तो फिर ये इसी तरह चलता रहेगा। और ये अच्छा एक इस्तेहकाम वाला रास्ता नहीं है कि एक वजीर आजम इलेक्ट होकर आए और 2-3 साल। आपके नैरेटिव में प्रॉब्लम यह है, पहली बात तो यह है कि किसी भी और वजीर आजम को बाकायदा करप्शन में इस तरह से नहीं निकाला गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में 184 दिन ये केस चला। ICIJ कोई पाकिस्तान की एजेंसी नहीं थी जो ये केस लेके आई। एक भरपूर आपको मौका दिया गया सफाई का, आप सफाई नहीं दे सके। आप बाकी जो वज़ीर आज़म गए, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी गए हैं, या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो गई हैं, या इवन जो नवाज शरीफ गए हैं पहली हुकूमतों के ऊपर गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी आर्टिकल 58(2)B की, जिसके तहत वो गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब जो गए हैं, ये एक इंटरनेशनल स्कैम के नतीजे में होने वाली तहकीकात में क्रिमिनलिटी उनकी प्रूव हुई और वो गए हैं। तो ये फर्क जहन में रखें। दूसरा फर्क ये है जो मुस्तफा ने ये बात की थी कि एज ए प्रिंसिपल आज नवाज शरीफ साहब ने बार बार ये रीइटरेट किया है कि जनाब जो वोट लेके आए आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या ये एज ए प्रिंसिपल हम मान लें कि जो काउंसलर बन गया है, अगर वो किसी मर्डर में इन्वॉल्व है तो उसको तो आप नहीं हटा सकते, वो तो अपना आए मोहल्ले से वोटें ले। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है वो लेजिटिमाइज करती है क्रिमिनलिटी को। क्या इस असूल को मान लेना जमहूरियत के मुफाद में होगा? मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट ले आउट किया और बड़ा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट मेरे नुक्ता नजर से आपने ले आउट किया है। अगर तो जो आपकी बात ठीक है
तो फिर मेरे ख्याल में इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं सिर्फ एक नुक्ता पेश करूंगा क्योंकि मैं इस गुफ्तगू को इस पैराए से बाहर नहीं, जल्दी कर लीजिएगा, सेगमेंट का टाइम। ठीक है जी, मैं इस पैराए से नहीं चाहता कि ये निकले बात। वो ये है कि उनको अगर करप्शन पे भेज देते तो बहुत अच्छा करते, लेकिन बेटे से तनख्वाह ना लेके डिक्लेयर करने पे भेजना एक अजीब सी बात है, और उसी पे लोग वोट कर रहे हैं। ये आप करप्शन पे भेज देते तो शायद कुछ और जवाब आता। ये तो एक बात अलग करते हैं, लेकिन बात जो आज हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ना मैं इस फैसले के रिवर्सल की बात कर रहा हूं, ना मैं वापस अब असेंबली और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाना चाहता हूं। इस वजह से बात जो है वो जरा बड़े जाविये से देख के करें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये बात अगर आपकी मैं नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैं आता हूं बात की एक कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा नए सिरे से तो इसमें तो सिविलियन सुप्रीमेसी, ये सारी चीजें जिनकी वो बातें कर रहे हैं, चीजें आज से 1 महीना पहले उन्हें याद क्यों नहीं आई? जी, मैं 4 साल वो हुकूमत में रहे, कोई बात करना गवारा नहीं की, और अब जब ये 1 दिन बाद और फिर उसके बाद उन्हें ये तमाम चीजें याद आ गई। लेकिन गुफ्तगू हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब, सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, अगले उसमें फिर आप शुरू कीजिएगा। नाजरीन हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। नाजरीन वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जिस सेगमेंट पे बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो आज का जलसा हुआ है, जो तकारीर 2 दिन से हो रही हैं, उनका क्या मकसद है, उनका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, इदारों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन प्रेशर डाल रहा है, किस पे प्रेशर डाल रहा है, इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू हम इस सेगमेंट के अंदर जारी रखेंगे। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स 1-2 दिन से कर रहा हूँ, थक गया हूँ, और जो चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं वो ये हैं कि देखिए फलां वक्त में आपने क्या फलां नहीं किया, तो उसके नतीजे में फिर क्या फैसला किया जाए कि अगर आपने किसी वक्त 1990 में या 2000 में या 15 में 14 में अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसके ऊपर कोई और मोतरज़ हो सकता है, तो क्या हमें ये ग्रैंड डिबेट अब नहीं शुरू करनी चाहिए? तो मुझे लगता है ऐसा है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि अब ये डिबेट जो है इसको आगे बढ़ाना सियासी जमातों के अंदर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अदम एतमाद है और बहुत ज़्यादा है और बहुत गहरा है। और ये ऐसा नहीं कि उसकी वजूहात नहीं है, उसकी वजूहात लोग बार बार सामने ला रहे हैं और काफी लेजिटिमेट वजूहात हैं हर तरफ से। पोलराइजेशन नहीं है जितनी 90s में थी, लेकिन मैं बढ़ाना चाहें तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए फिर इसका नतीजा हमारे नुक्ता नजर से ये निकलता है कि अगर आप बिलफर्ज ये बात नहीं करना चाहते, नवाज शरीफ साहब क्योंकि कर रहे हैं, तो उनके साथ मत कीजिए, उनको अपना अवाम के साथ डायलॉग शुरू करने के लिए मैं सिर्फ मैं ये चाहता हूं खोखर साहब कि आप इस डिबेट को खुद लीड करें। देखें, आप करते रहे, आप में से हर पार्टी का कोई ना कोई फर्क करता है, इस डिबेट को आगे बढ़ाइए और आप हमारे साथ ना शिरकत करें, आप खुद इसको आगे बढ़ाएं। पेश आएगी जब आप खुलकर कहेंगे कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। नहीं, बयान कीजिए, साजिश कौन कर रहा है? देखिए, 2 चीजें, साजिश तो ये समझते हैं कि फौज ने की है, खुद कहे और एग्जीक्यूट की है उसको जुडिशरी ने। देखिए उसका मान ले, मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा सिर्फ 30 सेकंड में लेना चाहता हूं ताकि एक पर्सपेक्टिव दे दूं। पीएमएलएन ये समझती है कि उसके खिलाफ फौज ने साजिश की है, जुडिशरी ने एग्जीक्यूट किया है, आईसीआईजे और वगैरह जो थारा था, ये इनका ग्राउंड ये है कि ये जो करप्शन के एलिगेशंस हैं इनको इग्नोर किया जा सकता था, जैसे माजी में इग्नोर किया जाता था उसी तरह इग्नोर करते हैं, तो ये आगे चलते। इस एक लम्हा इसको मान लें, और ये हम इसको समझते हैं कि पीएमएलएन अब बदल गई है, नवाज शरीफ साहब तब्दील हो गए, तो क्या नवाज शरीफ साहब को ये कैंपेन फिर माजरत से शुरू नहीं करनी चाहिए थी अपनी माजी के ऊपर? देखिए, आप मसलन आप जनरल ज़ियाउल हक के दौर से गुलाम इसाक खान साहब के दौर तक, फिर आगे आते जाए फारूक लगारी के दौर तक, तमाम और आखिरी काला कोट पहनने तक तमाम जिंदगी इबारत है आपकी आईएसआई से फंड लेने के ऊपर, मिलके हुकूमतें गिराने के ऊपर, तमाम एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोगों ने ताउन किया। सो जो डिबेट आप शुरू करना चाह रहे हैं उसको, जिसको हम लैटिन में कहते हैं साइना कॉनॉन, जो उसका है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो है, उसमें आप ये करेंगे कि आप ये शुरू करेंगे कि माजरत से शुरू करेंगे कि माजी में हमने बड़ी गलतियां की, और सीओडी के वक्त नवाज शरीफ साहब ने माजरत की, लेकिन फिर आप ऑब्वियसली शुरू हो गए उसके बाद। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो मैं आपसे वो बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने तो परसों जिक्र किया गिलानी साहब का, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात कही कि ये नहीं होना चाहिए था, और उससे पहले कई मरतबा वो कह चुके हैं कि 1990 की दिहाई की सियासत जो है वो हम छोड़ आए पीछे। मैं भी
इल्जाम तराशी थोड़ी कर सकता हूं किसी जगह के ऊपर गवर्नर रूल लगाने की वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं काउंटर प्रोडक्टिव डिबेट है ये। अच्छी डिबेट जो आज हो रही है ये हाईजैक हो जाएगी उस तफरीक के अंदर। उसी तफरीक का मैं जिक्र कर रहा था। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, अगर आप उन पर एतमाद नहीं करते तो मत कीजिए, ये तो आपका हक है ना, ये तो आपका हक है। लेकिन जो हमारे तारीखी हवाले हैं उनसे तो आप लोग इनकारी नहीं है ना, तो उनका तो आपको भी उतना ही नुकसान हुआ है और आपकी पार्टी में भी शुरू नहीं हो सकती ना। पहली जो चीज जो अच्छा एक सेकंड आप हुकूमत में आए, इमरान खान ने कहा 4 हल्के आप इमरान खान साहब के ऊपर हम कर लेते हैं और हल्कों पे भी कर लेते हैं। हमारे साथ इफ्तिखार साहब जो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और बहुत सीनियर यहाँ के तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपस में ही बात करते रहेंगे तो उनकी बात से हम मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे, अवाम मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम हमारा ज्वाइन किया और 2-3 दिन से बड़ी आप शानदार गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आप जरा अपना तज्जिया, नहीं उनका बड़ा क्रिटिकल व्यू दे रहे हैं। उन्होंने मुझे तो बड़े आड़े हाथों लिए, मेरे दोस्त भी हैं। बात ये है कि माफी मांगे न मांगे एक सरसरी बात है। जो बात नवाज शरीफ कर रहा है उसको गौर से हम सब समझने की कोशिश करें। मैं आप कह सकते हैं कि मैं नवाज शरीफ के हामियों में से हूं, आप नवाज शरीफ के हामियों में से नहीं हैं, ये तो हो सकता है क्योंकि यही सियासत है, ये जमहूरियत की रूह है। अब एक बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया है कि एक आमर को तो आप जजेस कुछ नहीं कहते और वो बाहर चला जाता है, ये हकीकत है ना। तो उस आमिर के 40% गुजरा तो वो कैबिनेट में लेते हैं। यार ये फजूल बात है, नहीं फजूल बात नहीं है ना, जो मुझे सूट करती है वो सही है, आपको सूट नहीं करती वो फजूल नहीं है। ये ना करें, फेयर रहे ना। अगर हमने किसी मेहमान को सर एक सेकंड के बारे में करनी है तो वो फिर अपराध से मुश्तमिल नहीं होगी। इफ्तिखार साहब 1 मिनट की मैं सिर्फ माफी चाहता हूँ। अपराध के हवाले से बात नहीं होगी। ठीक है 1 सेकंड बात होगी सिर्फ असूल के ऊपर। नहीं असूल 48 घंटे पहले असूल और हो 48 घंटे बाद असूल बदल जाए। मैं वो असूल भी लाना चाहता हूँ कि देखें, मैं वो असूल भी लाना चाहता हूँ जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी का यकीन था और जब वो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश हुआ तो उसने जिस तरीके से इज्जत के साथ मुखातब किया वो भी आपके सामने है। लेकिन जब यहाँ पे जजेस ने एक आमर को रिलीफ दिया तो वही जजेस आके एक आदमी को सजा दे रहे हैं, करप्शन में नहीं दे रहे, लूटपाट में नहीं दे रहे, एक ऐसे कागज पे दे रहे हैं बेचने पे उन्हें सजा हुई है। देखिए प्लीज, या तो आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये जियो वाले और नहीं, बात जियो की नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप लोग। बात जियो की, बात जियो की नहीं है। अगर तो आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं? नहीं, मैं बेवकूफ आपको समझता हूं जो बात नहीं करने किसी को दे रहा। जी हाँ, मैं आपको बेवकूफ समझता हूं जो अपने जोर की बिना पर किसी को बात नहीं करने देते। नहीं बात आप इलॉजिकल कर रहे हैं ना। मैं लॉजिकल नहीं कर रहा, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। चलिए, लॉजिकल बात यह है कि जब एक ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 6 की वायलेशन करने वाले आदमी को जब हम ट्रायल होता तो हम सब मुतालबा करते हैं कि सब जर्नलों को सजा दो, उनको भी जो जमीन पर थे, उन लोगों को भी उस वक्त शामिल थे साथ, जाहिर हामिद साहब जैसे लोग। आर्गुमेंट क्यों मुकम्मल कर रहे हैं ना? वो होगा एक आर्गुमेंट है, एक लाइनर आर्गुमेंट है उनका। जी वो सिर्फ शामिल कर रहे हैं इस वक्त मियां साहब की। जी ये ज्यादती कर रहे हैं आप। जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो कम से कम नहीं, मगर ये क्या बात है, ऐसी जबान तो मत इस्तेमाल कीजिए। देखिए, अकाउंटेबिलिटी में केस चला गया ना फवाद साहब, तो जितनी सजा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में मिल सकती है उनको मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट की। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, हम चाहते हैं जो गलतियां हुई हैं उसको सीख के हम आगे जाएं। गलतियां कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, आर्टिकल 6 में हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर हम एबेटर्स को सजा नहीं दे पाते तो हमें फिर उसमें से लफ्ज एबेटर निकाल देना होगा। इसी तरीके से 62 में अगर आज एक आदमी गया है तो कल आप कोई और भी जा सकता है, और फिर हमें देखना पड़ेगा शरीयत कोर्ट का क्या रोल है। हमें देखना पड़ेगा जो आइन बनाने वाले थे, जो इसके फादर्स थे, उनके ज़हन में क्या ये चीजें थी जो आज हमने शामिल की है। जब हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया नहीं बदल सकता, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, तो फिर ये भी याद रखा जाए कि जो आइन बनाने वाले इंसान थे उन्होंने जो कंसीव किया था, क्या हम वैसा आइन नहीं दोबारा ला सकते?
अब देखिए ना, एक सूबे में एहतसाब अदालत को खत्म ही कर दिया जाता है क्योंकि वहां की एक पार्लियामेंट को हक है। तो लेट अस वी स्टार्ट न्यू डायलॉग। अगर वो आदमी कह रहा है आपका आर्गुमेंट क्या अभी तक तो मुझे समझ नहीं आई, आप आर्गुमेंट आपका है क्या? मेरा आर्गुमेंट ये है कि वो सही कह रहा है और उससे ये सवाल किया जाना चाहिए कि मिस्टर नवाज शरीफ हमें वो टॉकिंग पॉइंट्स दो। हाँ, बस टॉकिंग पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं। यानी कि आप पूछना चाहते हैं कुछ, क्योंकि यानी कि इफ्तिखार साहब, अगर आपका आर्गुमेंट अगर फर्ज माल हम मान भी लें तो उसका मतलब उसके नतीजतन आप ये चाह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ को भी सजा हो, और अगर परवेज मुशर्रफ को सजा हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सजा हमें कबूल है। नो 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 नॉट एट ऑल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, आपका आर्गुमेंट ही समझ नहीं आया सिवाय आपके, मुझे लगता है आप कहना क्या चाह रहे? मुझे तो समझ आया, आप मुझे लगता है आप समझना नहीं चाहते। साहब आपको मेरा आर्गुमेंट समझ नहीं आ सकता। एक दिन मुसद्दिक मलिक साहब समझा रहे हैं आपका आर्गुमेंट, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनका आर्गुमेंट बड़ा वाजे है। उनका आर्गुमेंट ये है कि कुछ हमारे झोल है हमारे सिस्टम के अंदर, और इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है उस झोल को दूर करने की हो रही है। और अगर वही बात यही कहा है उन्होंने आइन की, जब उन्होंने बात की है, और आइन और अदालत और क्या झोल है, उस झोल को जरा स्पेसिफिकली बयान करें। मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। नहीं, साथ रखे बेशक, अब आप अपना बताइए। मैंने बयान किया कि आर्टिकल 6 में जो लिखा हुआ, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 में चूंकि सजा नहीं हो पा रही, वो सही कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उन्होंने नवाज शरीफ की सजा को अलहदा कर दी है। उन्होंने कहा मान ले कि उनको सजा होगी, उन्होंने कहा है कि उनको कोर्ट सजा देगा। आर्गुमेंट तो आपको समझ आया या डॉक्टर साहब को आया? अच्छा, चलिए इफ्तिखार साहब, मैं तो समझता हूं कि आपने आज सारे दिन में, मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं, बेहतरीन तज्जिया दिया है। जाहिर है। और लेकिन मेरे जहां पे नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म हो गए, वो बेस्ट तज्जिया। उन्होंने कहा है कि उनको सजा हो जाए। आप पहले नवाज शरीफ साहब को कहें कि घर में जाके मेरी दरखास्त है अपनी आखिरी रसूमात मुस्लिम लीग नून अदा करे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आखिरी रिफॉर्म जो है वो उसकी तरफ आएंगे। और अब आगे वाली आती है 30 साल में जो रिफॉर्म नहीं कर सके ना, आप घर पे जाके आराम से सोएं। अब हमें रिफॉर्म के एजेंडे पे ऊपर भाषण ना है कि अगर वो समझता है कि जलसे करके सजा से बच सकता है तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, जलसे करके वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी हट जाए। छोटी सी ख्वाहिश है बस, कुछ भी नहीं हमें 30 साल के बाद ये भाषण ना दें आके कि ये रिफॉर्म चाहिए। 30 सालों में जो कर नहीं सका उसको जाके वहां पे सुनना चाहिए। बस। अच्छा इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और मैं एक दफा फिर कहूंगा कि बेहतरीन गुफ्तगू की है। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि यही वाजे कर देता है कि गुफ्तगू में कितने झोल थे जितनी डॉक्टर साहब को पसंद है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर सजा होती है तो हो जाए। और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि सजा होती है तो हो जाए। लेकिन आइन की बालादस्ती और जो झोल हमें नजर आ रहे हैं उनको हम सबको मिलकर हटाना चाहिए। जो ना मिलना चाहे उसकी मर्जी। जरा इंतजार कीजिए, तवक्कुफ थोड़ी देर के लिए एक वक्फा लेते हैं, वापस हाजिर होते हैं साथ। सिंध की हुकूमत ने, सिंध की प्रोविंशियल असेंबली ने एक नया कानून मुतारफ करवाया है, जिसके बाद वो कहते हैं कि जो एहतसाब के मामलात हैं वो सिंध ने अपने हाथ में ले लिए हैं। अब जाहिर है कि सिंध असेंबली कॉम्पिटेंट है अपनी डोमेन में लेजिस्लेशन करने की, लेकिन मामला कुछ यूं है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेशन आई है, जो कानून साजी आई है, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिंध की असेंबली ने वफाकी जो इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या कौमी एहतसाब ब्यूरो, उसके जो हक है सिंध के अंदर तफ्तीश के, उनके ऊपर फर्क डाला है, जो जाहिर है कि वफाकी हुकूमत में मुमकिन नहीं होगा। इससे थोड़ा सा समझते हैं कि ये कानून कैसे वफाकी हुकूमत के जो कवानीन हैं उनमें मुदाखलत नहीं करेगा। ज़ियाउल हसन लंजर साहब हमारे साथ हैं, सिंध के वज़ीर कानून है। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि जो कानून है सिंध का, ये कैसे वफाकी कानून से मुतसादम नहीं है। देखिए, तो क्लियर सी बात है कि जो एंटी करप्शन लॉज हैं वो लॉज प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते हैं वो फेडरल लिस्ट में नहीं होते हैं।
और आर्टिकल 143 उस पर अट्रैक्ट नहीं करता है। हमारा ये कहना था कि जो नैब जो सिंध के इश्यूज पर, सिंध के मामला में जो कार्रवाइयां कर रही थी, वो उनको इख्तियार में नहीं होना चाहिए आफ्टर 18th अमेंडमेंट। और उसके अलावा जो इनका लेकिन जिया साहब एक डॉक्ट्राइन है कानून की जिसको हम कहते हैं फेडरल प्रीएम्पशन की डॉक्ट्राइन, और ये एम्बॉडिड है आर्टिकल 143 में पाकिस्तान के आइन के, आर्टिकल 6 में अमेरिका के आइन के, और जहां जहां वफाकी हुकूमत है, वफाकी निजाम है। आप वफाकी कानून से मुतसादिम कानून तो नहीं बना सकते। और एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा, जो सवाल है वो ये है कि ये करप्शन का कानून जो है, क्या ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं 18वीं तरमीम में? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद ये कंकरेंट लिस्ट में है। लिस्ट है वो तो खत्म होगी 18वीं तरमीम में, लेकिन है ये कुछ मामला जो हैं जो पूछ लीजिए, मेरे ख्याल में जी आप बताइए सर। कंकरेंट लिस्ट में ये नहीं है। अच्छा। और ये फेडरल लिस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट, उसमें जो क्रिमिनल लॉ है उसको डिफाइन किया गया पीसीसी और कानूनी शहादत एक्ट। जो करप्शन एक्ट है या करप्शन लॉ जो है, करप्शन लॉ वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते हैं। नहीं, क्रिमिनल लॉ तो आते हैं ना जी, एंटी करप्शन लॉ तो क्रिमिनल लॉ है ना। अरे क्रिमिनल लॉ जो है वो वफाकी हुकूमत की डोमेन में आते हैं। और अगर नहीं आते तो फिर एफआईए कैसे काम कर सकती है? एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि अगर नहीं आते, मैं आपकी बात मान लूं, तो फिर ये जो एफआईए काम करती है वो कैसे काम कर सकती है किसी कानून के तहत? काम करती है फेडरल सब्जेक्ट पर, प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर वो काम नहीं करती है। नहीं जिया साहब, आप तकसीम ये डाल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि जो फेडरल सब, जिस तरह एफआईए की जो आपने एग्जांपल दी, मेरा आर्गुमेंट सुन लें। जो उन्होंने एफआईए की एग्जांपल दी, एफआईए का ज्यादा जो वो है वो इमिग्रेशन के मुतालिक जो क्राइम्स है, इकोनॉमिक क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, अगर व्हाइट कॉलर क्राइम किसी सूबे में होता है तो एफआईए उसको तहकीक नहीं कर सकती। थोड़ा सा मैं अर्ज कर सकूं कि जो क्रिमिनल लॉ है वो वफाक की डोमेन है, पहली तो ये समझ लीजिए। नाउ जिया साहब ये कह रहे हैं कि एंटी करप्शन लॉज क्रिमिनल लॉ से कुछ अलहदा चीज है, जो जाहिर है नहीं है। एंटी करप्शन अच्छा, चलो इसको एक और तरीके से देखते हैं कि आपके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आपने एक एहतसाब कमीशन बनाया। अच्छा, अब एहतसाब कमीशन आकर बफर्ज माल मिस्टर ए को पकड़ लेता है, सही, तो उसके साथ आप कह रहे हैं कि वहां पर वो साइमल्टेनियसली उसके ऊपर जो सूबाई कानून है, सूबाई कानून है, वो इन एडिशन तो हो सकता है, इन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। यानी वफाकी कानून जो है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको याद हो तो जो नवीद साहब थे, जो आईजी थे केपी के, उनके खिलाफ जो फेडरल नैब था वो कार्रवाई कर रहा था। अब सूबाई नैब ने उसको जुरिस्डिक्शन लेना चाहता था, लेकिन वो नहीं ले सका केपी में, क्योंकि वफाकी इदारे ने उसकी दी हुई थी। इसके डॉक्टर साहब जो असल खतरनाक पहलू है जो सिंध हुकूमत ने जो गलत किया है इसमें, वो ये है कि आप एक सूबे की हुकूमत को इतना बड़ा इनलार्ज करना चाह रहे हैं कि वो वफाकी कवानीन के ऊपर आ जाए, जो कि नहीं, लेकिन उसका आर्गुमेंट वो दे रहे हैं, उनका आर्गुमेंट सुन तो ले एक दफा तसल्ली से। जी जनाब, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर रिपील ऑर्डिनेंस अगर पढ़ लें, उसमें है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसमें नेशनल चलो देखते हैं साहब, अब हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो वो हाई कोर्ट अब इस मामले को कैसे ट्रीट करती है। बहरहाल सिंध हुकूमत की जो रेपुटेशन है करप्शन को काबू करने में, वो तो आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा की भी, जो आपके वुज़रा और एमएनएज़ आपके वज़ीर आला पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यहाँ पर हम चलेंगे, आखिरी हमारा जो टेल पीस है उसकी तरफ हमें जाना है। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर साहब और मुस्तफ़ा, आपको जैसे मालूम है आज पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुथ फाओ की कराची में, मैं तो समझता हूं कि आप उन्हें रुथ फाओ के नाम से ही जाने, बिल्कुल, ताकि उनका अपना एक मुकाम जो तारीख में है वो रिकग्नाइज हो। मदर टेरेसा का तो बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन क्या इनका मुकाम किसी मुआवजे की या मुताबिक की जरूरत रखता है? मैं समझता हूं नहीं रखता। बहुत बड़ा नाम। इन्होंने एक जो है वो कह लें कि तारीख रकम की कि किस तरह जर्मनी को अपने घर को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, पाकिस्तान तशरीफ लाई। यहाँ पर उन्होंने जजाम के कोड़ के मर्ज में जो मरीज थे उनकी यहाँ पर उन्होंने खिदमत की और तमाम उम्र इस काम में गुजार दी। बहुत कम मिसालें हैं ऐसी जो डॉक्टर रुथ फाओ ने, और मेरे ख्याल
से मैं कहीं देख रहा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म ने उन्होंने कहा है कि उन्हें स्टेट फ्यूनरल funeral बहुत अच्छा कदम है जो डॉक्टर साहब, उन्होंने ये उठाया। इसके ऊपर आपकी हुकूमत मुबारकबाद की बड़ी मुस्तहिक। मेहरबानी भाई, आज पहली मुबारकबाद आपसे मिली, मगर बहुत शानदार जिंदगी गुजारी और हमारे अपने बच्चों को इंस्पायर होना चाहिए, हमें भी इंस्पायर होना चाहिए और कोई कार्य खैर कर सकें तो जरूर करते चलें। बिल्कुल, बहुत इसमें हो। और आज का प्रोग्राम यहीं तक था। डॉक्टर उत्फाव को इस ट्रिब्यूट के साथ आज हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं और खुदा उनको गरीक रहमत करे। और अब हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ और अपनी तीनों पार्टीज का मौक़िफ़ लेकर।